विषय पर ध्यान आपका लाऊंगी। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी रूस के इतिहास के बारे में बताया था, आधुनिक रूस के इतिहास में, आज मैं थोड़ी पीछे चली जाऊंगी उस समय जब रूस में क्रांति हुई थी। रूस में जब 1917 में हम देखते हैं कि बोल्शेविक क्रांति हुई, उस समय की स्थिति कैसी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि लेनिन के नेतृत्व में यह क्रांति हुई थी और इस क्रांति के बाद रूस की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। ऐसी स्थिति में लेनिन को बहुत ही संतुलित तरीके से, बहुत ही कड़ाई से हर चीज में समन्वय बना करके उसे चलना था और इसी के तहत उन्होंने कुछ योजना बनाई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूस की क्रांति जिस समय हुई, वहां की दशा बहुत खराब थी। बहुत सारे टॉपिक पर जब मैंने प्रकाश डाला तब ये बात बताई है कि रूस के क्रांति के समय रूस की स्थिति बहुत खराब थी। आंतरिक स्थिति हो या बाहरी स्थिति हो, इतनी खराब थी कि अंततः जब बोल्शेविक क्रांति हुई इसी शर्त पे कि युद्ध से, फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेनिन अपना हाथ खींच ले और जर्मनी के साथ संधि के साथ ही वह युद्ध से अलग हो गया। अलग होने के बाद उसके पास बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी उसके रूस में। उसका उद्देश्य था कि इन बड़ी बड़ी समस्याओं को हल किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, लेनिन का व्यक्तित्व प्रभावशाली था, तभी तो उसने बोल्शेविक क्रांति की, तभी तो उसके इतने समर्थक थे। बहुत ही सोच समझ करके बात करता था, बहुत सोच समझ के काम करता था, दूसरे की बातों को भी वह सुनता था, समझता था। कभी वो बहुत ही दूसरे की बातों को सुनकर अगर उसे पसंद नहीं आया तो ऐसा नहीं कि वो भड़क जाता था। कहने का अर्थ यह है कि लेनिन अपने व्यवहार से भी बहुत कुशल था। अगर स्टालिन से उसकी तुलना की जाए तो वह स्टालिन से शांत विचार का व्यक्ति था। और यही कारण है शायद कि 1917 की क्रांति के बाद उसने जो भी योजना बनाई और बहुत दूरगामी योजना नहीं थी कि अरे 10 साल तक हम ऐसा करेंगे, 15 साल में हमारा ये होगा, ऐसा नहीं। उन्होंने जो योजना बनाई वह ऐसे बनाई जो तत्काल जिस पर काम किया जाए और जो समस्याएं हैं उसको दूर की जाए। यह लेनिन का उद्देश्य था। इस क्रम में जो समस्याएं थी वह बड़ी विकट थी, दूरगामी तो नहीं थी लेकिन बहुत ही भारी समस्या थी और इसे लेनिन ने अपने बुद्धि से, अपनी योग्यता से संभाला। तो आज हम बात करेंगे वार कम्युनिज्म की। ये जो है युद्ध साम्यवाद, ये क्या था। जैसा कि हम बताए कि रूस की स्थिति ऐसी थी कि सबसे बड़ी समस्या क्या थी, खाने पीने की समस्या। क्योंकि उत्पादन बहुत कम हो गया था, गांवों में उत्पादन हो रहा था और जो उपज होता था उस पर किसका अधिकार था, सिर्फ और सिर्फ उसका जिसके खेत में उपज हो रहा है। उस पर भी हम देखते हैं कि बहुत अधिक उपज नहीं होती थी, उतनी नहीं होती थी जितना उन लोग खा ले और जो व्यापारी हैं वो उसे जमा करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, रोटी की समस्या। जबकि हम रूस में जब हम शहर की तरफ जाते हैं तो लेनिनग्राड हो, मॉस्को हो, ऐसे जितने भी बड़े शहर हैं या छोटे शहर भी हैं, वहां भी खाने पीने का अभाव था। तो इसे सुधारना, इसमें इस समस्या का समाधान करना, यह लेनिन के सामने एक चुनौती थी। परिवहन की समस्या, आने जाने की जो सुविधा होनी चाहिए उस सुविधा का बहुत अधिक अभाव था।
इन बातों को लेकर लेनिन ने इस पर काम करना शुरू किया और उन्होंने क्या किया कि अपने लोगों को, जो बोल्शेविक समर्थक थे, जो श्रमजीवी थे, जो मजदूर थे, उन्हें छूट दे दी एक प्रकार की। एक तो कहा गया कि वहां एक अनिवार्य लेवी वसूलने की बात होगी कि आपको इतना अन्न, इतना अनाज सरकार के पास जमा करना होगा। ये अनिवार्य कानून बना दिया गया जिसके पास उपज होती थी। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो शहर के, जैसा कि मैंने बताया, मजदूर थे, श्रमजीवी थे, जो भी खाद्य संकट से गुजरने वाला वर्ग था, वह क्या करता था, इन क्षेत्रों में आके, जहां पर जिसने उपज की है, थोड़ी बहुत भी उपज करके संभाल के रखा हुआ है, जिसके पास बहुत अधिक जमाखोरी किया हुआ, उनसे एक लूटपाट, छीन झपट करना शुरू कर दिए थे। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन लेनिन को लगता था कि इसके द्वारा जो है समस्या का समाधान होगा, क्योंकि हम शुरू से ही देखते हैं साम्यवादी व्यवस्था में उसने क्या कहा था कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन दे दी जाएगी, जिसका अपना पूंजी नहीं है उसे कारखाना दे दिया जाएगा, जो कारखाना में काम करता है उसी का कारखाना होगा। तो इस तरह के जो विचार थे, साम्यवादी विचार जो थे, जो समाजवादी विचार थे, जैसा कि हम जानते हैं कि लेनिन कार्ल मार्क्स के दाश कैपिटल से बहुत अधिक प्रभावित था। उसे यह लगता था कि जो श्रमजीवी हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हीं को वोट देने का अधिकार है, उन्हीं को शासन करने का अधिकार है, उन्हीं को फैक्ट्री चलाने का अधिकार है। ये उनका विचार था और इसी के तहत हम देखते हैं कि ये व्यवस्था की गई। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, ये व्यवस्था तो ये एक समस्या थी जिसका उन्होंने इस तरह से समाधान किया। अगला जो समस्या था वह क्या था कि इनके सामने बहुत सारे शत्रु हो गए थे। लेनिन के या साम्यवाद के या साम्यवादी सरकार के बहुत अधिक शत्रु हो गए थे, जो बोल्शेविक क्रांति को असफल करना चाहते थे, लेनिन को वो हटाना चाहते थे, साम्यवादी सरकार को हटाना चाहते थे। और इसके तहत हम देखते हैं कौन कौन थे इनके शत्रु। मैंने यहाँ पे उसका जिक्र किया है, आप याद रखेंगे। जो भी पुराने राजवंश के थे, वहां जाटशाही में जो भी राजा थे, उनके जितने रिश्तेदार थे, सगे संबंधी थे, वो सभी को इस बात का मलाल था कि हमारे से शक्ति छीन ली, हमारे अधिकार छीन लिए। हम राजा थे तो ये हमारा अधिकार था, इस देश पे हमारा शासन होना चाहिए, किसी को भी लगेगा। तो ये पुराने राजवंश के जो सदस्य थे वह इसके पूरे विरोधी थे, जो उस शासन, जो जाटशाही में जो बहुत ही समर्पित रूप से काम करते थे, जिन्होंने अपना जीवन एकदम दिल से जाट को दिया था, जाटशाही में लगाया था, उन्हें इस बात का मलाल था कि क्यों साम्यवादी के हाथ में आ गई सरकार। इसके अलावा हम देखते हैं जो अमीर वर्ग थे, जो राजा के बहुत करीब थे, जिन्हें राजा का बीच बीच में आशीर्वाद मिलता रहता था, वो भी बहुत दुखी थे। जैसा कि मैंने बताया, भूतपूर्व निष्ठा माने पुराने में जो निष्ठावान कर्मचारी थे, उन्हें भी लगता था कि नहीं, जाटशाही ही सही है, वही होना चाहिए। कुछ नए कुलीन, कुछ नए प्रोफेशनल जो हुए थे, उन्हें भी लगता था ये बोल्शेविक क्रांति, ये लेनिन, ये साम्यवाद सब गलत है। इसके अलावा बहुत सारा जो हम देखते हैं, समाजवादी थे, समाजवादी क्रांतिकारी और मेन्शेविक क्रांतिकारी, ये सारे लोग जितने भी सदस्य थे सभी इसके दुश्मन थे। इसके मतलब बोल्शेविक सरकार के दुश्मन थे। 1917 के बाद की हम बात कर रहे हैं, 1917 ईस्वी के बाद की बात है। तो इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि पश्चिम की यूरोपीय शक्ति
वह भी बोल्शेविक क्रांति में विश्वास नहीं करती थी, वह भी रूस में साम्यवाद नहीं पसंद करती थी, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया कि उसके द्वारा उन्हें खतरा लगता था कि हमारे देश में भी ऐसी क्रांति ना हो जाए, हमारे यहाँ भी जो है श्रमजीवियों की सरकार ना बन जाए, वही सर्वे सर्वा ना हो जाए। तो यह जो है एक बहुत बड़ा कारण था। उन्हें लगता था कि साम्यवादी सरकार तो बनी है लेकिन यह चलेगी नहीं। तो इस तरह से यूरोपीय शक्ति भी एक बहुत बड़ी दुश्मन थी बोल्शेविक सरकार की। बहुत सारे सैनिक थे जो राजा के सैनिक थे, उनका अपना स्वार्थ होगा। बहुत सारे नौसैनिक नाविक जो थे, वो सैनिक जो नेवल सैनिक जो होते हैं, आदमी होते हैं, वो जो थे वो भी इनसे नाराज थे। बहुत से व्यवसायी जिनकी संपत्ति छीन करके जरूरतमंदों को बांट दी गई थी, वो नाराज थे। कहने का अर्थ यह है कि बोल्शेविक सरकार के बहुत सारे शत्रु हो गए थे और इन सबको निपटाना या इन समस्याओं का समाधान करना यह लेनिन की प्राथमिकता थी। जबकि लेनिन अभी तक यह समझ गया था कि अभी हमारे देश को क्या चाहिए? शांति। अभी अगर हम शांति व्यवस्था यहाँ पे ला दे तब हम आगे कुछ कर सकते हैं। और इसके तहत हम देखते हैं, बेचारा वो तो शांति चाह रहा था, लेकिन इतने इतने लोग थे जो उसे अशांत करने पे लगे हुए थे, जिससे निपटना लेनिन या साम्यवादी सरकार की मांग थी। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि बहुत जगह जो है लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिसमें से एक है मैन तलहटी, वहां पे जो है डाउन तलहटी, वहां पे विद्रोह हो गया। मध्य वोल्गा अंचल में विद्रोह हो गया। ओझक नाम का जगह है, वहां पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारे विद्रोह यहाँ होने लगे और रूस की जो आंतरिक स्थिति है वह अशांत होने लगी। अब हम क्या देखते हैं कि रूस में गृह युद्ध की स्थिति आ गई। रूस हम देखते हैं बहुत बड़ा क्षेत्र है, कभी इस क्षेत्र में विद्रोही सर उठा दें, कभी इस क्षेत्र में उठा दें, कभी कहना है मुझे स्वतंत्र करो, मुझे आजाद करो, मैं उस देश के साथ मिलना चाहता हूं। तो जो ऐसी स्थिति थी, इसमें हम क्या देखते हैं कि एक चुकटैन नाम का जगह है, इसके चलते फ्रांस से जर्मनी से उसको रूस को निपटना पड़ा। ओडेसा नाम की जगह, वहां पर फ्रांस से निपटना पड़ा। यूक्रेन, अर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, ये सारा जगह अशांति फैला हुआ था, जहां लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, अपनी आजादी चाह रहे थे, रूस से अलग होना चाह रहे थे। तो कहा जाए कुल मिलाजुला कर पूरा रूस अशांत था और लेनिन को शांति चाहिए थी। यूक्रेन जो है, पोलैंड की बात हम करें तो पोलैंड को लगता था कि हम यूक्रेन को अपने में मिला ले, हम जो पश्चिमी जो क्षेत्र है रूस का, उसे अपने में ले ले। तो इस तरह से हर तरफ बहुत ही खराब माहौल था, जिसे लेनिन ने सुधारा। बहुत सारे क्षेत्र उसके चले गए, उसने कहिए कि उसे छोड़ दिया, जिसमें हम पिछले क्लास में हमने जिन देशों का नाम लिया था, लताविया, एस्टोनिया, तो ये सारे जो देश थे ये उससे अलग हो गए। तो इतना अशांति का माहौल, और हम देखते हैं कि बहुत सारे देश, बहुत सारे क्षेत्र वो रूस से अलग होने लगे। अंततः हम देखते हैं क्या कि रूस की जो लेनिन की नीति थी उसके तहत उन्होंने ये सब स्वीकार किया और रूस का जो क्षेत्र था वह बहुत सिमट गया। बहुत सारा क्षेत्र कहीं इधर आगे चला, पोलैंड के पास चला गया, कोई यूक्रेन के पास चला गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रूस में जो है जो गृह युद्ध, ओडेशा, यूक्रेन, अर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, हर जगह जो है स्वतंत्रता और आजादी के लिए होने लगा विद्रोह और
उसे सफलता भी मिली। अब हम बात करेंगे रेड टेरर की, लाल आतंक। इसे हम लाल आतंक के रूप में जानते हैं, लाल आतंक। ये लाल आतंक क्या था? रूस में, जैसा कि मैंने बताया, इतनी सारी अशांति, उस अशांति को कंट्रोल करने के लिए लाल आतंक, रेड टेरर थी, लाल आर्मी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना बहुत पहले हुई थी। इसको रूस प्रतिक्रांति विरोधी संघर्ष आयोग कहते थे, जो किसी तरह का आंतरिक जो अशांति होती थी उसे रोकने के लिए था। उसके बाद हम देखते हैं चेका का ये संगठन हुआ, जो एक प्रकार से पुलिस व्यवस्था में आती है, जो बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस के ये में आती है, और एजीपीयू ये बना। लेकिन हम कहेंगे कि 1917 के बाद 1918 में लाल सेना का गठन हुआ, और यह लाल सेना, जिसे हम लाल आर्मी कहते हैं, इसका क्या उद्देश्य था? इसका भी उद्देश्य था कि रूस में हो रहे अशांति, तनाव, षड्यंत्र, इसको समाप्त किया जाए। और लाल सेना, ये जो सेना थी, इसके जो युद्ध मंत्री थे वो थे ट्रॉट्स्की, और इसके अध्यक्ष भी थे। उन्होंने बहुत मेहनत की इस लाल सेना को तैयार करने में। लाल सेना का प्रशिक्षण, उसके अस्त्र शस्त्र, उसके जो गतिविधियां हैं, उन सब के लिए ट्रॉट्स्की ने बहुत अधिक काम किया। कहा जाए तो जब तक गृह युद्ध हो रहा था, इतने समय में ये लाल सेना जो थी, यह रूस में अपनी भूमिका निभा रही थी, लेनिन के पक्ष में, साम्यवाद के पक्ष में। और यह लाल सेना का आतंक जो है वो बहुत भयानक था। फ्रांस, कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति में जो कत्लेआम हुआ था, 1979 की जो क्रांति हुई थी, उसका जैकोबिन दल वगैरह के द्वारा के समय हम देखते हैं कि जिस तरह खून बहा था विरोध करने वालों का, उसी तरह इसमें भी, बल्कि उस तरह नहीं, उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा खून बहा। कहने का मतलब है कि इस लाल सेना का क्या उद्देश्य था? जो भी विरोध करे उसको रास्ते से हटा दो। तो स्वाभाविक सी बात है, विरोध तो होता है जब इतने लोग विरोधी, और लाल सेना रास्ता को क्लियर करने के लिए सीधे मार दो, हटा दो रास्ते से। चूंकि हमारा रास्ता जो है एकदम निरापद रहे, कोई आपद उसमें नहीं रहे, कोई आपदा ना रहे, उसमें किसी तरह का विघ्न ना हो, उसने लाल सेना के द्वारा, लेनिन ने अपने आगे के रास्ते को एकदम क्लियर किया कि अब आगे के लिए सोचा जाएगा, आगे के विकास के लिए, जब हमारे ये शत्रु रास्ते में नहीं रहेंगे। बुर्जुआ वर्ग को, जैसा कि हमने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति में बहुत महत्व दिया गया था, यहाँ पे ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पे बुर्जुआ वर्ग है तभी जब आप श्रमिक हैं। आप अगर अभिजात वर्ग से आते हैं, अमीर वर्ग से आते हैं, तो आपके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, आप साम्यवाद के विरोधी हैं, आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मान लीजिए कोई गरीब, कोई मजदूर, कोई किसान भी अगर लेनिन के खिलाफ या साम्यवाद के खिलाफ अगर बोलता है, तो उसे भी रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह लाल सेना या लाल आतंक, रेड टेरर, यह क्रांति के बाद रूस की एक बहुत भयावह तस्वीर थी, जिसने पूरे रूस को एकदम से शांत कर दिया था इसके डर से। तो इस तरह से क्रांति के बाद रूस में ये इतनी सारी, कहने को छोटी समस्या थी, क्योंकि बड़ी समस्याओं पे तो अभी इसने विचार ही नहीं किया था, लेकिन ये छोटी समस्याएं भी इतनी मोटी थी जिसे क्लियर करना बहुत बड़ा काम था। इसके बाद मैं आप लोग को कमेंटन पे चर्चा करूंगी और कमेंटन पे आपसे बात करूंगी। आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ।